हेलो गाइस, मैं शाजिया फ्रॉम आचार्य ई लर्निंग चैनल। आप सभी जानते हैं कि इस साल 2021 में बहुत सारे टीचर्स की रिक्त पदों को भरा जाएगा, तो उसके लिए हमें यूपी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम्स भी देने होंगे। तो हम आपके लिए लाए हैं यूपी टेट का एक नया बैच जिसका नाम प्रेरणा है। इस बैच में आपको यूपी टेट से रिलेटेड पूरा सिलेबस कराया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, और उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी कराए जाएंगे। मैं आपको बाल विकास के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं मनोविज्ञान के परिचय से। इसका सिलेबस तो आप पहले ही देख चुके होंगे। एक एक टॉपिक से हम हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। मनोविज्ञान का परिचय। मनोविज्ञान शब्द का अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी एवं लॉगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आत्मा या मस्तिष्क का अध्ययन। सामान्य रूप से मनोविज्ञान सभ्यता युग के प्रारंभ से नहीं था। शुरुआत में केवल ईश्वर के अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया जाता था। फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक विद्वान हुए जिनका नाम था सुकरात। सुकरात ने अपने विचारों में कहा कि मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। तो अब शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं को निर्धारित करके तदनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने के में ये सहायता पहुंचाता है। और हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप चाहे तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं? जैसे ये बालकों का संपूर्ण विकास करता है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक सब चीज़ों में ये मदद करता है। शिक्षकों को भी सहायता करता है कि उन्हें कैसे पढ़ाना है। उचित अध्यापक विधि प्रस्तुत बनाने में भी बहुत सहायक है ये। अभिभावकों का मार्गदर्शन करता है और बच्चों को समूह गतिकी को समझने में मदद करता है। अपवादात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायता करता है। अब हम जानेंगे कि विकास क्या होता है, विकास की अवधारणा क्या है, सिद्धांत, और उसको कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। विकास की अवधारणा किसी व्यक्ति में किसी नवीन क्षमता या आदत या आकृति के जन्म लेने की वजह से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। और विकास को इसीलिए क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है, क्योंकि एक के बाद ही एक विकास होता है। जैसे बच्चा है, वो पहले रेंगना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो बैठना चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है। तो इसीलिए इसको एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। अब मुनरो ने इसकी बहुत अच्छी डिफिनेशन दी है, तो चलिए आइए देखते हैं। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वो अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। मतलब जब से उसका जन्म होता है और जब तक उसका मृत्यु तक वो अपना जीवन काल से गुजरता है, विकास कहलाता है। अब हरलॉक के अनुसार विकास ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मैच्योरिटी के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं जन्म लेती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके सिद्धांत क्या हैं? विकास के सिद्धांत क्या हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत से मतलब क्या है कि जैसे दो अलग अलग बच्चे हैं, उनमें विकास देखा जाए तो अलग अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीखता है, कोई बच्चा देर में सीखता है, कोई जल्दी बोलता है, कोई बाद में बोलता है, कोई ज़्यादा रोता है, कोई कम रोता है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। प्रत्येक बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है।
इसलिए समान आयु के बालक तथा बालिका में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में विभिन्नता दिखाई देती है। जैसे अब हम कह लें, एक हमारा इंडियन बच्चा है, वो इंडियन कल्चर से सीखा है, उसी एज का अगर हम अमेरिका का एक बच्चा ले लेते हैं तो उन दोनों में विकास का बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता भी कहते हैं। असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत से मतलब ये है कि जो प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जैसे कभी बहुत ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया। ये नहीं होता है कि लगातार एक ही रफ्तार में चीज़ें आगे बढ़ें। निरंतर विकास का सिद्धांत तो आसमान गति के सिद्धांत से ये रिलेटेड है। इसमें ये कहा गया है कि विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये नहीं होता है कि कभी एकदम बंद हो गई और कभी जो है चल रही है। ये हो जाता है कि कभी तेज़ है, कभी स्लो, कभी तेज़ है तो कभी स्लो हो गई है। लेकिन ये नहीं होता है कि आज 10 दिन विकास हुआ है फिर 5 दिन नहीं हुआ है। ये हम नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये निरंतर विकास का सिद्धांत है। अब विकास सिद्धांत सामान्य से विशेष की ओर। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। जैसे बच्चा क्या करता है, पहले रेंगना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर क्या करता है, वो धीरे धीरे दौड़ना भी सीख जाता है। तो ये क्या कहते हैं, इसे पहले वो सामान्य क्रियाएं की उसने, उसके बाद वो विशेष क्रियाओं के जैसे दौड़ने लगा, तो वो धीरे धीरे उसका विकास होता है। अब विकास कहा गया है कि एक अविराम प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती। धीरे तेज हो सकती है लेकिन रुकती नहीं है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे का शारीरिक विकास है, वो गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। तो इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला हम बात करेंगे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से ये होता है कि जब जैसे माता पिता से जो जीन बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, तो कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनके जीन्स बच्चे में गए तो वो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है कंपैरिजन टू अदर्स। वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? वातावरण का तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों के विकास में। जैसे एक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है और एक बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल में जा रहा है, तो उसे अलग अलग दोनों एटमॉस्फेयर में हैं, तो उनके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, उनका जो विकास होगा वो अलग अलग होगा। तो इसलिए वातावरण बहुत ही प्रभावित करता है। बुद्धि भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसका। बुद्धि से जिसके पास कहते हैं कि जितना ज़्यादा जैसे जड़त्व बुद्धि है तो वो कम उसका विकास होगा, और जिसके पास सामान्य बुद्धि है या और अच्छी है तो उसका विकास ज़्यादा अच्छे से होगा। आहार पोषण में ये बताया गया है कि आप जितना अच्छा संतुलित आहार करेंगे उतना ही आपका मस्तिष्क अच्छे से काम करता है। इसके लिए तो अरस्तू ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जब आप स्वस्थ या संतुलित आहार लेंगे अपने लिए तो आपका मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा और आपका विकास तेज़ी से होगा। हम बात करेंगे लिंग की। लिंग में जैसे कहते हैं कि बालिकाओं का विकास 14 वर्ष की उम्र में तक कम होता है, लेकिन 14 वर्ष की आयु के बाद उनका विकास बहुत तेज़ी से होता है, और बालकों में इसका अपोजिट होता है। वो 14 वर्ष की आयु तक तो उनका विकास ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बाद कम होगा। रोग आप जानते हैं कि कोविड-19 से हम बच्चों के विकास में कितना इफ़ेक्ट पड़ा है। वो स्कूल नहीं जा पाए, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की, तो वैसा ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है जैसा स्कूलों में होता है। तो इससे विकास में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तर्क शक्ति जिस बच्चे के पास जितनी ज़्यादा तर्क शक्ति होती है वो उतना अच्छा ग्रहण करता है किसी भी चीज़ को, तो उसका विकास ज़्यादा अच्छे से होता है। अधिगम मतलब होता है सीखना।
जो बच्चा ज़्यादा सीखता है, किसी चीज़ को जल्दी सीखता है, उसका विकास भी जल्दी होता है। आर्थिक दशा, आर्थिक दशा भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने आपको बताया कि एक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है और उसकी आर्थिक दशा बहुत अच्छी है, इसलिए वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, और एक बच्चे की आर्थिक दशा सही नहीं है तो वो एक सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहा है। तो आप खुद ही देखते हैं कि दोनों के विकास में कितना परिवर्तन है, दोनों कितने अलग हैं। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अभिवृद्धि क्या होती है। अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ ही होता है। अभिवृद्धि कहें या वृद्धि कहें, एक ही बात होती है। अभिवृद्धि शब्द का अभिप्राय बालक के शरीर में होने वाले भार संबंधी समस्त परिवर्तनों की मात्रा तथा उनके आकार में मात्रात्मक जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं। जैसे शरीर की लंबाई आदि में परिवर्तन, कुल शारीरिक भार में परिवर्तन। जैसे बचपन में वो 10 किलो का था, जब वो 15 साल का हुआ तो वो 30-35 किलो का हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक वृद्धि कहलाएगी, ये विकास नहीं कहलाएगा। जैसे हमने एक पौधा लगाया है, तो 10 साल बाद हमने देखा वो बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है, पेड़ बन गया है। तो ये क्या है? ये वृद्धि है। तो इस चीज़ के बहुत अब हम विकास और वृद्धि में अंतर आपको समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। विकास क्या होता है? ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, जबकि वृद्धि होती है वो मात्रात्मक ही होती है। मात्रात्मक का मतलब यहाँ पे है ऐसा कि जिसे हम माप सकते हैं। तो विकास को हम थोड़ा बहुत माप सकते हैं। और गुणात्मक तो आपको पता ही है, जब गुणों में वृद्धि होती है तो वो विकास कहलाता है। तो वो उसे हम इसलिए ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक कहते हैं। ये एक सीटेट में क्वेश्चन भी आया था, तो उसमें आंसर ऑप्शंस थे कि विकास क्या होगा, मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही होगा मात्रात्मक एवं गुणात्मक। वृद्धि क्या है? वृद्धि मात्रात्मक। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे एक पेड़ पौधा हमने लगाया, 10 साल बाद हम उसको देखेंगे तो वो काफ़ी बड़ा हो चुका होगा, पेड़ बन चुका होगा, तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं। या एक बच्चे को ले लें तो जैसे एक बच्चा है, छोटा है, 10-15 साल बाद वो बड़ा हो जाएगा, उसके शरीर में परिवर्तन हो जाएंगे, तो वो हम उसे क्या कह सकते हैं कि ये इसमें वृद्धि हुई है। अच्छा, विकास की दिशा निश्चित होती है कि विकास में ये होता है कि बच्चे ने जैसे पहले रेंगना, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखा। इसमें एक दिशा निश्चित होती है कि वो एक तरफ से शुरू करता है और अग्रसर होता चला जाता है। लेकिन वृद्धि में दिशा निश्चित नहीं होती है। कभी क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर की बात कर लें हम, तापमान की, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो कहा कि प्लस में वृद्धि हो गई, और 0 के नीचे चला गया तो कहा कि निगेटिव में इंक्रीमेंट हो गया, वृद्धि हो गई। तो जो विकास होता है वो आजीवन चलता रहता है। जैसे जैसे ही बच्चे का जन्म होता है या गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है इसका विकास, और मरणोपरांत तक चलता रहता है। लेकिन वृद्धि क्या होती है? वो एक निश्चित आयु सीमा पर जाकर रुक जाती है। जैसे बच्चे हैं, 18 साल के हो गए तो उसके बाद उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है या उनके हाथ पैर नहीं बढ़ते हैं। जितना हो गया, जितने बड़े हो गए वो हो गए। तो ये इसीलिए कहते हैं कि वृद्धि की आयु सीमा निश्चित होती है, वो रुक जाती है। ये अमूर्त होता है। विकास को हम देख नहीं सकते कि ये कितना हुआ है, ये केवल एक इसको फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लेकिन वृद्धि को हमें देखा जा सकता है। जैसे बच्चा कल 4 फुट का था, आज 5 फुट का हो गया, तो हम इसको नाप सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए इसे मूर्त कहा गया है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। ये आपको एग्ज़ाम में सीधे मिलते हैं, सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें। विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय उम्र के अनुसार विकास में बताया गया है। ये किसने दिया है? रॉप्टे होविंग हॉर्ट्स ने।
विकास के अधिगम का सिद्धांत रिचर्ड सीयर्स ने दिया है। विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध है, ये भी रिचर्ड सीयर्स ने बताया है। तो दोस्तों, आपको हमारा चैनल कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर जो भी कमियां रही हों आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।